नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बिहार का इतिहास के स्रोत के जो एमसीक्यू है, जो इम्तियाज अहमद के बुक से लिए गए हैं, उस सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास जब हम पढ़े थे तो उसमें भी जो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का इतिहास का स्रोत था। ठीक उसी प्रकार से जो है ये बिहार का इतिहास जो है इतिहास का स्रोत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का, उसको जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानने का। पहला प्रश्न है प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। दोस्तों पहला प्रश्न है प्राचीन बिहार के जानकारी के स्रोत है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन बिहार के जानकारी का स्रोत है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्रोत जो है, पहला स्रोत है हमको जो प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में, जैसे हमने बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत है, उसके बाद है आपको धार्मिक स्रोत है ना, धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक तो विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, और ऐतिहासिक स्रोत हो गया। तो ये सारे स्रोत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत जो है कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है आपका भग्नावशेष। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है यात्रा वृत्तांत। इससे भी हमको प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है अभिलेख। तीसरा है दोस्तों क्या है, अभिलेख है, तो अभिलेख से भी हमको जानकारी मिलती है। और चौथा है दोस्तों वो है आपका सिक्के। तो सिक्के से भी जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा क्या है दोस्तों, तो पांचवा है धार्मिक ग्रंथ। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर प्राचीन बिहार का इतिहास को अगर जानना है तो आपको भग्नावशेष के बारे में जानना पड़ेगा, यात्रा वृत्तांत के बारे में जानना पड़ेगा, अभिलेख के बारे में जानना पड़ेगा, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ। ये जो है 5 स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के कितने स्रोत हैं दोस्तों, 5 स्रोत हैं। एक है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। दोस्तों हम जानते हैं प्राचीन पाटलिपुत्र। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे के जानकारी के स्रोत है दोस्तों, जानकारी के स्रोत है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं ये जो है ये जो है भग्नावशेष जो है, उसके बाद आपका है यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने पहला प्रश्न ये आपसे किया कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का स्रोत कहाँ से, प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ से हमको प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलते हैं। उसके बाद है प्राचीन पाटलिपुत्र के जानकारी के स्रोत क्या है, तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है और धार्मिक ग्रंथ है। तो ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, क्योंकि बिहार स्पेशल का ये जो है क्लास मैंने शुरू कर दिया इम्तियाज अहमद का। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हिस्ट्री को हो या ज्योग्राफी को हो, जो इम्तियाज अहमद में जो है बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या है, हमने 2 प्रश्न अब तक देखा। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो है, बिहार में मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए, सॉरी अवशेष नहीं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो है मौर्य वंश का जो शासन था, तो बिहार में जो है मौर्यकालीन अभिलेख का जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं, कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है लोरिया अरेराज में प्राप्त हुआ है। लोरिया अरेराज में
पहला जो है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं लौरिया अरेराज में प्राप्त हुए हैं, लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं। किसके अभिलेख? तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा याद रखिए दोस्तों, दूसरा है लौरिया नंदनगढ़ से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है आपका दोस्तों सासाराम, लेकिन इसमें लिखा हुआ सहसराम, सासाराम होगा दोस्तों, सासाराम से प्राप्त हुए हैं। और चौथा है जो दोस्तों प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए? चौथा मैंने बता दिया कि पहला जो है लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदगढ़ से और सासाराम से हुआ। और चौथा जो हुआ है वो प्राप्त है रामपुरवा से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख, तो ये सारे के सारे जगह बिहार में है दोस्तों, और यहीं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला लौरिया अरेराज से, दूसरा लौरिया जो है नंदनगढ़ से, और तीसरा है सासाराम से, चौथा है रामपुरवा से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग मिटाते हैं। हम लोगों ने जो है तीसरा प्रश्न जो है देखा, अब चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। तो अशोक का, हम जानते हैं कि अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था, और अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक का जो है लघु शिलालेख जो है एक प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सहसराम से दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, सहसराम से। वो सासाराम हम बता दिए थे, उसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के स्रोत से। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें दोस्तों। चलिए, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? अभिलेख की भाषा क्या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उसकी भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी? वो प्राकृत थी। तो प्राकृत भाषा थी, याद रखिएगा दोस्तों। अशोक का लघु शिलालेख जो एक से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से प्राप्त हुआ है। और बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? तो बिहार में जितने भी मौर्यकालीन जो है अभिलेख प्राप्त हुए, सारे की सारी जो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। अब अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि। अब देखो, बिहार से प्राप्त जो है मौर्यकालीन अभिलेख की जो लिपि है, देखिएगा दोस्तों, लिपि किस लिपि में लिखी गई थी? हम जानते हैं कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उसकी लिपि क्या थी? तो लिपि याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार से मौर्यकालीन जितने भी अभिलेख प्राप्त किए गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और उसकी भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो गया आपको दोस्तों। अब जो है आपका सातवां प्रश्न है, देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बिहार स्पेशल से जो है 30 प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 30 प्रश्न का सवाल है दोस्तों। 30 प्रश्न से आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। करंट और हिस्ट्री और जो है ये बिहार का जो जीके जीएस है या करंट है, उससे आपको मिल करके आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगला प्रश्न जो है इम्तियाज अहमद का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का जो सातवां प्रश्न है उसको देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? दोस्तों मौर्यकालीन अभिलेख जो है, मौर्यकालीन अभिलेख, ये बात की जा रही है मौर्यकालीन अभिलेख की जो बिहार से, तो बिहार से जो है
किस भाषा में जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में मिले हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे और उसकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और मैं बता दूं कि मौर्यकालीन अभिलेख जो है किस जगह से प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुई है, पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, अभी हमने बताया था कि 4 जगह से प्राप्त हुआ है ना। मौर्यकालीन अभिलेख जो है कितने जगह से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? 4 जगह से प्राप्त हुआ है। हमने बताया था लौरिया अरेराज से, उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ से और सहसाराम से। याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 जगह से जो है आप देख सकते हैं कि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसाराम और रामपुरवा से, ये 4 जगह से जो है क्या प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और किस जगह से मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं, जब तक आपको वो चारों याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो एग्जाम में पूछेगा कि मौर्यकालीन अभिलेख जो है निम्नलिखित में से बिहार के किस जगह से प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो पाटलिपुत्र से नहीं किए गए हैं। ऑप्शन में आपको रहेगा, तो उसको देख करके जवाब दीजिएगा दोस्तों। अब 8वां प्रश्न है, उसको देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दूसरा जो है बराबर की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, बराबर की गुफा है ना, बराबर से भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है राजगिरी से। ये 3 जगह से जो है दोस्तों याद रखें स्थापत्य मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगिरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ये इम्तियाज अहमद का जो है MCQ हम देख रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अगला प्रश्न है 9th नंबर का प्रश्न है, उसको देखिएगा दोस्तों। इतिहास के स्रोत टॉपिक है दोस्तों। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य, गहरवालों का आधिपत्य जो है बिहार पर, आधिपत्य जो है किस प्रमाण इसका कहां से मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा, मनेर ताम्रपत्र से, ताम्रपत्र से है जो क्या मिलता है? बिहार में गहरवालों का जो है आधिपत्य जो है का प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा। अगला जो है 10th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो तुगलक वंश के। याद रखिएगा दोस्तों, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के जो है तुर्क राजवंश था, तुगलक वंश है ना। तो इसके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बिहार में, याद रखिएगा दोस्तों, इसके जो है अभिलेख जो है बिहार में प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो तुगलक वंश के। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जो है पहला वंश जो आया था वो गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था, उसके बाद जो है का सैयद वंश आया था, और उसके बाद लोदी वंश आया था। तो इसी तुगलक वंश का जो है तुर्क राजवंश जो था, उसका इसी तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है बिहार में। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का एक जो राजवंश था तुर्क राजवंश, तुगलक वंश है ना, इसका अभिलेख जो है बिहार में प्राप्त हुआ है। मात्र एक जो है तुर्क वंश का जो है तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो है तुगलक वंश का। कहां? तो आपको बिहार में। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये है तिरहुत में दोस्तों। याद रखिएगा, तिरहुत में है जो एक मूल्यवान स्रोत है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार आने वाले, ये क्वेश्चन को जरूर ब्रेन में रखें, बिहार आने वाले चीनी यात्री, बिहार आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो है फाहियान भी आया था, युआन च्वांग भी आया था। देखिए दोस्तों, फाहियान भी बिहार आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। लेकिन बिहार कौन कौन चीनी यात्री आया था?
फाहियान आया था, युआन च्वांग आया था, याद रखिए युआन च्वांग, याद रखिए युआन च्वांग जो है आया था, और इति संग आया था, इति संग जो है बिहार आया था। ये तीनों जो है कहाँ आया था दोस्तों, बिहार आया था। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंदसांग आया था, और फाहियान जो है चंगुद द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार आने वाला चीनी यात्री का नाम कौन कौन है, फाहियान आया था, चुआंग च्वांग आया था, और इति संग आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये श्रृंखला है। इसे जरूर लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अब हम बताते हैं दोस्तों कि अगला है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विदेशी यात्री जो था वो कौन था दोस्तों, याद रखें मुगल काल में। हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, और अकबर के बाद जो है कौन आया दोस्तों, शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद जो है औरंगजेब आया। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है, मुल्ला ताकिया। याद रखिएगा दोस्तों, मुल्ला ताकिया जो था, मुल्ला ताकिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, BPSC में स्पेशली पूछा जा सकता है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मुल्ला ताकिया था। याद रखें, मुल्ला ताकिया। जैसे ये जो है चीनी यात्री जो है कौन कौन बिहार आया था, तो हमने बताया आपको कि चीनी यात्री कौन कौन, फाहियान आया था, युआन च्वांग आया था, इति संग आया था। ये तीनों जो है बिहार आया था, ये चीनी यात्री था। लेकिन मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मुल्ला ताकिया था। याद रखिए, एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो वो मुल्ला ताकिया था। अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन यूरोपीय यात्री जो बिहार नहीं आया था, तो मैनरिक आया था दोस्तों बिहार। यूरोपीय यात्री की बात करते हैं तो प्रथम यूरोपियन जो आया था भारत में वो आया था, पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को। वो केरल के कालीकट तट पर आया था। याद रखिएगा दोस्तों, केरल के कालीकट तट पर जो है वो कौन आया था, ये आपको वास्को डी गामा आया था, और उसका भव्य स्वागत जो है वहाँ के शासक, हिंदू शासक जमोरी ने किया था, है ना। अब्दुल मजीद की सहायता से पथ प्रदर्शक, गुजरात का जो पथ प्रदर्शक था उसी की सहायता से जो है पहला यूरोपियन जो आया था भारत में, जो आया था वो पुर्तगाली था, वो वास्को डी गामा था। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं यूरोपियन जो है, बिहार में यूरोपियन जो है कौन नहीं आए थे वो पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि बिहार में ऐसे यूरोपियन यात्री का नाम बताइए जो नहीं आए थे। तो वो जो है इसमें से मैनरिक आया था, मैनरिक जो है बिहार आने वाला जो है यूरोपियन यात्री था। जॉन मार्शल आया था, जॉन मार्शल आया था, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जॉन मार्शल आया था। उसके बाद है फ्रांसोई बर्निए आया था, क्या है ये, सॉरी फ्रांसोई वर्निए नहीं आया था दोस्तों, ये जो है नहीं आया था। मैनरिक और जॉन मार्शल आया था। उसके बाद जो है पीटर मुंडी भी आया था दोस्तों, पीटर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पीटर मुंडी ये जो है आया था। ये फ्रांसोई जो था, फ्रांसोई वर्निए जो था, ये याद रखिए दोस्तों, फ्रांसोई वर्निए ये जो है यूरोपियन यात्री जो है वो बिहार नहीं आया था। तो मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी जो है ये तीनों जो है वो कहाँ आया था, यूरोपियन यात्री था जो बिहार आया था। जैसे मुगल काल में जो है बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था मुल्ला ताकिया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। अगला जो 15वां प्रश्न है दोस्तों, बहारिस्ताने किताब का नाम है दोस्तों गैबी,
बहारिस्ताने गैबी जो है इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिर्जानाथन ने। ये मिर्जानाथन जो है, मिर्जानाथन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नया प्रश्न सब है, पूछा जा सकता है कि बहारिस्ताने गैबी जो एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा? मिर्जानाथन ने लिखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। ये जो आप सेशन देख रहे हैं ये आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। कितना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए दोस्तों, और आप जो है शेयर करें, जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। अगला प्रश्न है मीरतुल अहवाल किसकी रचना है दोस्तों? अगला प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न है, ये है मीरतुल। बहुत ही शानदार पुस्तक है ये मीरतुल अहवाल। इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? ये जो है मीरतुल अहवाल जो है इसको किसने लिखा है? तो है मुल्ला बहबहानी ने लिखा है दोस्तों। मुल्ला बहबहानी ने लिखा है दोस्तों। एग्जाम में पूछेगा कि मीरतुल अहवाल को किसने लिखा? एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा? मुल्ला बहबानी ने लिखा। तो अगला प्रश्न है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। देखो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का स्रोत पूछ रहा है दोस्तों। हमने अभी बिहार के इतिहास के स्रोत जाना है, तो मिथिला का इतिहास का स्रोत जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथिला का इतिहास का स्रोत क्या है? मिथिला के, अगर मिथिला के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो उसके इतिहास का स्रोत क्या है? इतिहास के स्रोत, मिथिला के इतिहास का स्रोत क्या है दोस्तों? तो देखने का प्रयास करते हैं। ये है कीर्तिलता है दोस्तों, कीर्तिलता। मिथिला के इतिहास का स्रोत जो पुस्तक है कीर्तिलता है। और कीर्ति पताका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कीर्ति पताका। और उसके बाद है दोस्तों वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर दोस्तों, वर्ण रत्नाकर। ये तीनों पुस्तक जो है दोस्तों मिथिला के इतिहास का स्रोत है। अगर मिथिला के बारे में जानना है, मिथिला के पिछली कहानी के बारे में जाने कि मिथिला कैसा राज्य था, वो बिहार में ही पड़ता है मिथिला दोस्तों, दरभंगा क्षेत्र को कहा जाता है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीन पुस्तक है, इसमें साफ साफ मिथिला के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत में हमने बताया कि किस किस से हमको जानकारी मिलती है, उसी प्रकार से मिथिला के इतिहास के स्रोत कौन है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए 18वां प्रश्न को की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन है दोस्तों, अपने दोस्तों के भी जरूर इसको शेयर करें। अगला प्रश्न है जो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में जो है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं? देखिए बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको चिराद छपरा से मिले हैं। एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ये चिराद छपरा से मिला है। उसके बाद दूसरा है आपको चेचर वैशाली से, चेचर वैशाली से मिला है। और उसके बाद आपको मिला है दोस्तों सोनपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? सोनपुर, सोनपुर से मिला है। देखिए चिराद छपरा, चेचर वैशाली, सोनपुर, उसके बाद है मनेर से, मनेर से भी मिला है दोस्तों। इसका जो है अवशेष मिला है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले कहाँ से? चिराद छपरा से, उसके बाद है चेचर वैशाली सोनपुर से, और उसके बाद है मनेर से। इस सारे जगहों से जो है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो है प्राप्त किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर प्रश्न है। इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें और जरूर लाइक करें दोस्तों। लाइक तो बनता है दोस्तों, बहुत सारा मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं और आप लाइक जरूर करें दोस्तों। अब है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो मिले हैं कहाँ से? हमने पहले ही बता दिया था, लौरिया अरेराज से, उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से। तो ये लौरिया अरेराज कहाँ है? चंपारण में है। यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? ये भी चंपारण में है। और रामपुरवा कहाँ है? ये भी चंपारण में है। तो ये 3 जगह से मिला है दोस्तों। एक है सहसाराम से मिला है, तो ये 4 जगह से मिला है। 3 जगह से जो है चंपारण से ही मिला है बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख जो है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और है रामपुरवा। अब चलते हैं अगला प्रश्न।
बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार का एक जिला है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न है। बिहार का एक जिला है दोस्तों, बिहार का एक जिला है गया। कहाँ है दोस्तों? जिला जो है वो गया है, और इसी गया में एक जगह है, एक प्लेस है, उसको कहा जाता है अपसड से। यहाँ पर जो है किसी राजवंश का जो है अभिलेख मिला है। किस राजवंश से संबंधित है? मतलब यहाँ पर जो है एक जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है गया जिला के अपसड जगह पर जो है अपसड जो है इस जगह पर जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उससे किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। परवर्ती गुप्त वंश, याद रखिए गुप्त वंश के बाद जो है ये वंश सब आए थे मगध साम्राज्य पर परवर्ती गुप्त शासकों का भी शासन रहा है। तो बिहार का एक जिला गया है, जहां गया में एक जगह है अपसड, वहां से किस वंश के बारे में अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो वो परवर्ती गुप्त वंश। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का नाम भागलपुर ताम्र अभिलेख से, ताम्रपत्र अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम स्रोत क्या है? सर्वाधिक प्राचीनतम मतलब बिहार के बारे में जानकारी जो है, सबसे पुराना जानकारी कहाँ से मिलता है? तो मिलता है अथर्ववेद से। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद से मिलता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम जो जानकारी का स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, वो है अथर्ववेद। तो आज का वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट करें दोस्तों। और अगला जो इसका एक और वीडियो आएगा इतिहास के स्रोत, बिहार का इतिहास का जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, आप ये वीडियो देखे हैं वो आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर। आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट जरूर करें, चाहे आप लाइक करें डिसलाइक करें। आपको खराब लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए डेफिनेटली आपको जो है कमेंट करके बताना चाहिए दोस्तों। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।